बस 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले। जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, प्लीज आप सब अपना कैमरा और माइक ऑफ कर लेंगे। शहजाद अहमद, प्लीज आप अपना माइक और कैमरा ऑफ कर लें, क्योंकि कैमरा ऑन रहता है ना तो फिर स्क्रीन पे आते रहेगा, तो फिर वो क्लास लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, आप सबने ज्वाइन कर लिया? आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज जी सह सर। शहजाद अहमद प्लीज अपना माइक ऑफ कर लेंगे। आप लोग सबको ही अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। जो भी आप लोगों को डाउट होगा ना, ये आप चैट कॉलम से मेरे से पूछ लेना। यस सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा, शोर आ रहा है बहुत, आप म्यूट करो वहां से। हाँ वही शोर आ रहा है, वही इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वेट, आप मैं अपनी साइड से म्यूट करो सर। सर मेरे साइड में कोई कहीं शोर नहीं है। नहीं वेट नहीं, मैं, आप इनको म्यूट करके रखो सर। हाँ, अच्छा मैं अपनी तरफ से म्यूट कर देता हूँ इनको। ओके। इंजीनियर सईद बासित। अच्छा जी, ठीक है सर। ठीक है सर, अब क्लियर हो गया? सबको ज्वाइन कर लिए? यस सर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। लेट्स स्टार्ट। यस, श्योर, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में जब मैंने वीडियो आप लोगों को सबमिट किया था, तो मेरे पास ऐसा रिस्पांस आया कि वीडियो थोड़ा सा टफ लगा आप लोगों को समझ नहीं आया। बट डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपका सिलेबस देखा और आपका लास्ट ईयर्स का क्वेश्चन पेपर भी देखा, तो थोड़ा लेवल इकोनॉमिक्स का हाई है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि मैंने वीडियो एक्सप्लेन किया तो मुझे आपका रिस्पांस पता नहीं चल रहा था कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज हम लोग उसी चीज को, सर आप कंटिन्यू करिए। हाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज मैं उसी चीज को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, और आप लोग थोड़ा सा क्लास को इंटरेक्टिव बनाना। मैं धीरे धीरे आप लोगों से जो भी डाउट पूछता जाऊंगा ना कि आपको ये समझ आ रहा है, ये नहीं समझ आ रहा है, आप लोग उसको रिप्लाई करते रहना चैट कॉलम में। ठीक है, तो हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए, इसमें कितने लोगों का इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है? कितने लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में पता है? और कितने लोगों का इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है? जिनका बैकग्राउंड है उन्हें तो दिक्कत नहीं है, बट जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो लोग बताएंगे कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। सर मुझे एजाज अहमद, मी नॉट, ओके, इरशाद, ओके। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, और आप लोग बताना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट्स सी, जिसका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है या नहीं है, सबको क्लास समझ आएगा, इट्स माई गारंटी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म इकोनॉमिक्स
एंड इकोनॉमी। आप लोग कहीं कहीं ये देखते हैं लिखा हुआ होता है इकोनॉमिक्स, और कहीं ये देखते हैं लिखा होता है इकोनॉमी। दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता है? दोनों में क्या डिफरेंस होता है पता है? जब ये इकोनॉमी जो भी आपकी सोसाइटी में हो रहा होता है ना, उसको आप लोग इकोनॉमी बोलते हैं। मीन्स ये प्रैक्टिकली चल रहा होता है अपने सोसाइटी में, ठीक है। और जब इसके स्टडी को हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज इकोनॉमिक्स। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स जो है ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और जो इकोनॉमी है ये आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि हो क्या रहा है, इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, ठीक है। इकोनॉमी आपको मैंने थोड़ा सा पार्ट बताया, इकोनॉमी क्या है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, और इकोनॉमिक्स क्या है आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, देखिए इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले ना, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसे तो पता ही नहीं इकोनॉमिक्स होता है क्या है, क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है? अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स। इस कारण से हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग ये बताइए, जितने भी ह्यूमन बीइंग है, जितने भी, इन सब का वांट्स कभी भी लिमिटेड होता है? जितना हमारे पास होता है हम चाहते हैं कि मेरे पास कुछ और हो, कुछ और हो, क्योंकि हम लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हम लोग हमेशा डिजायर करते हैं फॉर न्यू थिंग्स, फॉर मोर थिंग्स, ठीक है। बट क्या हमारे डिजायर के अगेंस्ट हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं? नहीं, रिसोर्सेस तो हमारे पास लिमिटेड है। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्स है और जो हमारा अनलिमिटेड डिजायर है, इसको कैसे सेटिस्फाई किया जाए, इसको कैसे बैलेंस किया जाए, इस कारण से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैलेंज क्या होता है? यही होता है, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स, ठीक है। दूसरा एक और प्रॉब्लम ये आता है इकोनॉमिक्स में कि आपको ये तो पता है कि अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड मीन्स, ठीक है। अब आपका अगर मीन्स, किसका कैमरा, सॉरी किसका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। जिसका भी जिसका भी माइक ऑन रहता है प्लीज आप लोग ऑफ कर लेंगे, वरना बार बार क्लास लेने में प्रॉब्लम होगी। ओके, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखते हैं कि आपको ये तो पता है कि आपका मीन्स लिमिटेड है और आपका डिजायर अनलिमिटेड है। अब लिमिटेड मीन्स है तो आपके पास जो चॉइसेस होगा, क्योंकि आपके पास स्कार्सिटी है। लिमिटेड मीन्स का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी। तो जब चीजें स्कार्सिटी में है तो फिर आपका जो चॉइस होगा वो क्या होगा? एक प्रॉपर चॉइस होना चाहिए ना। तो दूसरा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का यहीं से निकल के आता है, स्कार्सिटी एंड चॉइसेस, ठीक है। अभी हम लोग इसको समझते हैं कि क्या मतलब है इसका, स्कार्सिटी एंड चॉइसेस। सपोज आपको मैंने वीडियो में बताया था, सपोज आपके पास 1 आवर का टाइम है, ठीक है। तो ये 1 आवर का टाइम क्या है कि ये लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड मीन्स स्कार्सिटी है, ठीक है। आपके पास इस 1 आवर के टाइम के लिए आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है। आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, वेरी गुड, एग्जैक्टली। आपके पास 1 आवर का टाइम है, इस 1 आवर के टाइम के लिए आपके पास प्लेइंग का ऑप्शन है, आप वॉक कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो, आप अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। और भी आपके पास बहुत सारे वैरायटी, ठीक है। अब आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपको क्या करना है इस 1 आवर का टाइम है। जैसे अभी आपका क्लास चल रहा है, तो आप क्लास करने क्यों आए? क्योंकि अभी क्लास आपका प्रायोरिटी में है, ठीक है। अगर क्लास आपका प्रायोरिटी में नहीं रहता तो क्या करते? अगर आप इतने सीरियस नहीं रहते तो आप क्या करते? आप या तो खेलते या फिर कहीं वॉक पे निकल जाते, ऐसा कुछ होता। तो यहाँ पे आपके पास जो टाइम लिमिटेड है, इस लिमिटेड टाइम में आपने एक चॉइसेस किया ना, एक चॉइस निकाला ना कि आपको क्या करना है। अभी पढ़ना है, आपको वीडियो देखना है, अभी पढ़ना है, अभी आपको लाइव क्लास करना है। तो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना, उनका भी यही काम होता है, क्योंकि वो भी देखते हैं कि हमारे पास जो है इस रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स है, स्कार्सिटी में है, कम है। तो उस
कम रिसोर्सेस में हमारे चॉइसेस प्रॉपर कैसा होना चाहिए, हम किस तरीके का चॉइस करें कि जो चीज हम ऑप्ट करें वो बहुत यूजफुल हो। ठीक है, ये बताइए, ये 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आए? अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मींस, दूसरा स्कार्सिटी एंड चॉइसेस। इसमें कोई दिक्कत है इस दोनों पॉइंट्स में? क्योंकि बेस आपका इकोनॉमिक्स का यहीं से स्टार्ट होता है। इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते ही इसलिए हैं। इस दोनों पॉइंट में आप लोगों को कोई दिक्कत? नो सर, ओके। किसी को कोई दिक्कत होगा? आप बिल्कुल 1 पॉइंट रिपीट करो, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट अनलिमिटेड। स्कैर्सिटी है ना सर, क्या बोले? स्कैर्सिटी है ना दूसरा पॉइंट सर। अच्छा, स्कार्सिटी एंड चॉइसेस, अच्छा ठीक है। स्कार्सिटी एंड चॉइस, देखिए दूसरा पॉइंट कैसे रिलेटेड है, पहले पॉइंट से रिलेटेड है। पहला मैंने आपको बताया ना कि हर कुछ इकोनॉमिक्स में ना कहीं रिलेटेड होता है। ठीक है, जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया, तो इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो रिसोर्सेस है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, जैसे आप कुछ भी ले लो, वाटर ले लो, आपको लगता है कि नहीं कि वाटर लिमिटेड है? आप बहुत ऐसे कंट्री में देखेंगे जहां पे पानी की बहुत कमी हो गई है, जहां पे लोग के पास पानी नहीं है, राजस्थान जैसे जगह पे जहां पे लोग के पास पानी नहीं है। तो अगर हम इसका जुडिशियस यूज नहीं करेंगे, इसका अगर हम प्रॉपर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, और हर कोई अगर पानी, क्योंकि लोग क्या चाहता है कि अनलिमिटेड तरीके से हम कुछ भी करें, हमारे पास कुछ तरीके का कोई टेंशन ना हो, ऐसा कुछ हो, तो इस कारण से हमारा जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, बट हमारा जो वांट्स क्या है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अनलिमिटेड वांट मींस, लिमिटेड मींस और अनलिमिटेड वांट्स के बीच में आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। तो यही चीज आता है, लिमिटेड है मतलब स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी है मतलब कमी है। हु गिव दिस डेफिनेशन एज इकोनॉमिस्ट? क्या ये आपने क्या पूछा? हु गिव दिस डेफिनेशन एज इकोनॉमिस्ट? I mean to say, sir, ये economics की जो definition है of unlimited resource and scarcity, unlimited wants and scarcity of resource and their alternative use, ये किस economist ने दिया है सर? ये ऐसे, ये जो भी इकोनॉमिस्ट है ना, ये सब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के समय का बात है ये सब। ये एक कोई ऐसा नहीं है कि एक कोई प्रॉपर इकोनॉमिस्ट ने ये डेफिनेशन दिया है। हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के टाइम से स्टार्ट हुआ था। और फिर ये जो भी जॉन मेनार्ड कीन्स के पहले के जो भी इकोनॉमिस्ट थे ना, उन सबको हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। उनके बाद जो भी आए वो सब हमारे कीन्स इकोनॉमी को फॉलो करने वाले आए। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हुआ था। तो आपका जो सिलेबस है ना, उसमें आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ना है। मैक्रो जो होता है, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, उसमें सिर्फ मैक्रो का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें माइक्रो नहीं पढ़ना है। लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें आपको माइक्रो भी पढ़ना है। और ये सब एक इकोनॉमिस्ट का नहीं है, ये सब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का गिवन कंडीशन है। ठीक है, हाँ, तो हम सेकंड पॉइंट समझा रहे थे कि स्कार्सिटी, ये जो लिमिटेड मीन्स है मतलब कि स्कार्स है, स्कार्सिटी ये कमी है। तो जब आपके पास कमी है किसी चीज का, तो आपका जो चॉइसेस होना चाहिए ना, वो ऑप्टिमम चॉइस होना चाहिए, वो आपका प्रॉपर चॉइस होना चाहिए कि आप उस स्कार्सिटी में भी आप कैसे अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। किसी भी चीज को, जरूरी नहीं है कि टाइम। देखिए, वीडियो अगर नहीं शो हो रहा है तो आपके पास कुछ इंटरनेट का इशू होगा, क्योंकि मेरे पार्ट से बहुत क्लियर है, मेरा 100 Mbps का स्पीड आता है, अपलोड एंड डाउनलोड दोनों। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, अभी आप थोड़ा सा बेयर कर लीजिए, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, फिर क्लियर हो जाएगा। सर बीच बीच में प्रॉब्लम्स होती है सर वीडियो में। बीच बीच में प्रॉब्लम होती है, आई एम सॉरी, बट क्या करूं मैं, आपके पास अगर नेट का थोड़ा सा इशू होगा, इस कारण से ऐसे प्रॉब्लम होती है। बट आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, वहां पे आप देख लेंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है ना रिकॉर्डेड सेशन देखने के बाद भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आया है, क्योंकि वंस आई स्टार्ट टीचिंग यू, तो मैं आपके साथ तब तक रहूंगा जब तक आपका पूरा एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है, ये क्वेश्चन है, चाहे इस तरीके का मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा, मेरा नंबर, ठीक है, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। मेरा नंबर है 7827079882।
माय नेम इज अनुरोध अंकित। हाँ हेलो सर। हेलो सर। सर अब जो लिंक डायरेक्टली ग्रुप में कर लेना, मैं अब बिजी हो जाऊँ। हाँ सर मैं गुरदीप बोल रहा हूँ, जो अभी आपको मैसेज कर रहा था। ओके। हेलो हेलो। सर, मैं आपकी वीडियो तब से अब शो ये जो नंबर लिखा है, मुझे कुछ नहीं पता आपने पीछे क्या पढ़ाया है। इसका रीजन ये है कि शायद क्योंकि मैं इंडो पाक बॉर्डर के बिल्कुल मतलब किनारे पे मेरा गांव है। ओके। तो रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आप मुझे इसका रिकॉर्ड वर्जन भेज दीजिएगा, मैं उसको देख सकूँ। अभी मुझे कुछ नहीं पता चल रहा आपने क्या बोला और क्या, मतलब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर इसका। अच्छा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा तो वहां तो आपका क्लियर होगा ना। मैं हाँ, जो आपको अगर मुझे वहाँ कोई नीड पड़ी मैं आपको मैसेज कर लूंगा, अगर कुछ नहीं बिल्कुल समझ आई तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये नंबर प्रोवाइड किया हूँ, ये मेरा अपना नंबर है और ये मेरा नंबर हमेशा एक्टिव रहता है, ये नंबर मेरा कभी ऑफ नहीं होता है, ठीक है। और यही मेरा व्हाट्सएप ठीक है नंबर सर, भी आप है। कंटिन्यू कर सकते हैं सर। हाँ ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप यहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं। ओके ठीक है सर, ठीक है। ओके ठीक है। तो किसी ने पूछा था ये सेकंड वाला कि आपका जब सर मैं हाँ, जब आपका रिसोर्स क्या है, स्कार्स है, लिमिटेड है, तो आपके पास चॉइस क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर चॉइस। जैसे आपके पास 1 आवर का टाइम है, तो इस 1 आवर को टाइम को आप कैसे यूज करेंगे, या तो आप उसको प्लेइंग में यूज कर दें, या आप वॉकिंग में यूज कर लें, या आप रीडिंग में यूज कर लें, आपके पास वेरियस ऑप्शंस है ना। तो इस 1 आवर के टाइम में आप किसी एक या दो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी का मतलब होता है स्कार्सिटी एंड चॉइसेस। बताइए, ये इसमें आपको कोई डाउट हुआ, इसमें समझने में? आपने पूछा अभी स्कार्सिटी एंड चॉइस का, क्लियर हुआ? जिसका भी माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, प्लीज। क्लियर सर। प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए, वरना बैकग्राउंड में नॉइज आएगा ना, तो फिर रिकॉर्डेड सेशन में भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। Yunus Salim, who is Yunus Salim? Please यूनिस off your सलीम, mic. प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। एंड जाहिर माजिद, आप भी अपना माइक ऑफ कर ले। ओके, थैंक यू। अब ठीक है सर। हाँ अभी भी, हाँ ठीक है, ओके। प्लीज माइक ऑफ नहीं रहेगा ना, तो फिर बैकग्राउंड में नॉइज आता रहेगा, फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब देखिए, इकोनॉमिक्स आपको मैंने बताया, ये सब क्लासिकल इकोनॉमिक्स का गिवन डेफिनेशन सब है। अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मींस। लिमिटेड मींस का क्या मतलब होता है, रिसोर्सेस। अनलिमिटेड वांट्स का क्या मतलब होता है कि आपका जो गोल्स है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो अनलिमिटेड है, उसका कोई, आपके डिजायर का कोई लिमिट है क्या? किसी भी इंसान की डिजायर का कोई लिमिट होता है? नहीं होता है। इसी पॉइंट से सेकंड पॉइंट आपका डिराइव होता है, स्कार्सिटी एंड चॉइसेस। क्योंकि हमें पता है कि हर कुछ क्या है, स्कार्स है, लिमिटेड है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है आपके नोट्स में, सिंस रिसोर्सेस आर लिमिटेड वी हैव टू बी मोर कॉशियस टुवर्ड्स आवर चॉइस। तो हमें अपने चॉइसेस पे ज्यादा कॉशियस होना चाहिए, ठीक है। ये सब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट एक बार आप समझने लगेंगे ना पॉइंट बाय पॉइंट, तो आपको फिर समझ आने लगेगा। दूसरा क्या है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का एक कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वांट एंड डिजायर। बिल्कुल, मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा इस नोट्स का, जो भी मैं आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये देखिए, ये जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस पूरे नोट्स का मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। मैं जितना क्लास लूंगा ना, उसका खुद ही मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इसलिए आपको किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। मैंने आपका एग्जाम का पेपर देखा है, एग्जाम का पेपर आपका थोड़ा सा टफ आया था लास्ट ईयर, तो उस अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, किसी ने पूछा कि अनलिमिटेड सॉरी डिजायर और वांट्स में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, या तो आप उसको डिजायर बोल लो या आप उसको वांट्स बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, देखिए ये नाम से क्लियर है ना, पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने के लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि सपोज कोई कंट्री है, सपोज हम लोग इंडिया का ही बात करें। इंडिया क्या चाहता है कि ऐसा कुछ एक कमोडिटी X1
और एक कमोडिटी X2, ठीक है। ये दोनों कमोडिटी है, X1 कमोडिटी है। कमोडिटी का मतलब किसी को पता है कमोडिटी का मतलब? कोई आइटम। यस, इकोनॉमिक्स में उस आइटम को कमोडिटी नाम देते हैं, ठीक है। तो इंडिया क्या चाहता है कि इंडिया दो ही चीज को प्रोड्यूस करना है, एक X1 है और एक X2 है, दो ही कमोडिटी है, ठीक है। गुड्स, वेरी गुड, गुड्स। तो देखिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ना कुछ इस तरीके का बनता है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं OB एंड इसको हम लोग नाम दे देते हैं OA, यहां तक, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है। अगर इंडिया अपना सारा रिसोर्सेस अगर X1 कमोडिटी बनाने में लगाता है तो वो टोटल OB क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन कोई भी कंट्री ऐसा करेगा क्या कि अपना वो सारा रिसोर्सेस किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लगाने में बनाएगा? ऐसा तो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस क्या है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। और इस रिसोर्सेस का हम लोगों को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है ताकि हम वैरायटी बना सके, हम 3-4 नए-नए प्रोडक्ट्स बना सके। ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ एक चीज के प्रोडक्शन पे क्या कंट्री चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यही हमें बताता है कि आप अगर आप पूरे रिसोर्सेस यूज करते हैं सिर्फ एक कमोडिटी बनाने में, तो सिर्फ आप OB क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर X1 कमोडिटी का, ठीक है। लेकिन इस कर्व पे अगर आप यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चाहे आप यहाँ पे पहुंचते हैं, इस कर्व पे किसी पॉइंट पे आप पहुंचते हैं ना, तो ये कर्व आपको बताता है कि आप कितना क्वांटिटी X1 कमोडिटी का प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितना क्वांटिटी आप X2 कमोडिटी का प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक है। तो P है तो यहाँ पे आप देखिए, इसको हम कोई नाम दे देते हैं M और इसको हम नाम देते हैं N। तो इस P पॉइंट से आप क्या कर रहे हैं ना, एक परपेंडिकुलर आप X एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं और इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आप Y एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये P पॉइंट आपको क्या बताता है कि कितना, अगर आपके पास सपोज करिए कि जो रिसोर्सेस है, सपोज करिए 100 यूनिट ऑफ रिसोर्सेस है, ठीक है। इसी 100 यूनिट ऑफ रिसोर्सेस का आपको यूटिलाइज करके आपको X1 कमोडिटी भी बनाना है और X2 कमोडिटी भी बनाना है। तो अगर टोटल 100 यूनिट अगर आपने अप्लाई कर दिया X1 कमोडिटी बनाने में, तो आप OB क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आपने टोटल 100 यूनिट, यहाँ भी आप 100 यूनिट ही यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या पता चल रहा है कि आप OM क्वांटिटी बना रहे हैं X1 कमोडिटी का और ON क्वांटिटी आप बना रहे हैं X2 कमोडिटी का। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप ये जो 100 यूनिट का यूज करके जो भी आप कमोडिटी बना रहे हैं, तो वो सारा कमोडिटी आप X2 कमोडिटी बनाने में आप लगा रहे हैं। अब मैंने ये बताया था कि इसके बाहर कोई भी पॉइंट होगा तो वो इनएफिशिएंट होगा और इसके अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो वो अनअटेनेबल, सॉरी ये आपका अनअटेनेबल है और ये अंदर में इनएफिशिएंट है। अंदर में इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो है ना वो 100 यूनिट है। इस 100 यूनिट का यूज करके आप कुछ बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंदर में अगर किसी भी पॉइंट पे आप जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है ना कि आप रिसोर्सेज को ही पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। आप सपोज करिए कि आप 70 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज ही यूज कर रहे हैं, तो आपका इनएफिशिएंट है ना, पूरा एफिशिएंटली तो आप अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉइंट कहीं बाहर में लाई कर रहा है, इट मीन्स कि आप इस जो रिसोर्सेस है उससे ज्यादा आपका डिमांड है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं बाहर के पॉइंट को अनअटेनेबल। तो पता है एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है? एग्जाम में सपोज करिए कि आपसे इस तरीके से एक ग्राफ दे देगा और बोलेगा दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे आपको ए बी ऐसा कुछ दे देगा और ये पूछेगा दिस पॉइंट एन डिफाइंस व्हाट। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन देगा आपसे और आपसे पूछेगा कि ये एन क्या है। प्लीज एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, ठीक है, ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ। सपोज करिए कि जो कंट्री है ये 2 प्रोडक्ट ही बना रहा है, ठीक है। 2 प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट जो है X1 कमोडिटी, इसको हम कोई नाम दे देते हैं X1। इसको हम कोई नाम दे देते हैं। किस चीज का प्रोडक्शन आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री में किस चीज का प्रोडक्शन हो? आप ही बताइए।
मेंशन टू प्रोडक्ट्स। आप ही बताइए, मैं प्रोडक्ट को मेंशन करता हूँ, आप ही बताइए आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा जब आप खुद बताएंगे, मैं उसी बेसिस पे आपको बताऊंगा। सपोज करिए एक स्कूटर बनाना है, ठीक है, दूसरा कार और दूसरा कार बनाना है, ठीक है, और सर ठीक है। अब एक स्कूटर और एक कार बनाना है। आपके पास स्कूटर और कार बनाने के लिए आपको किस किस चीज का रिक्वायरमेंट होगा? स्टील की रिक्वायरमेंट होगी, रबर आयरन आयरन की, लेदर, और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब आपके पास सपोज करिए आपके पास स्टील जो है वो 50 केजी है, आयरन जो है वो 100 केजी है। एक ये सब हाइपोथेटिकल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, लेबर की जरूरत है इसमें। देखिए, हाँ इसमें लेबर, ये सब कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें सब कुछ आता है। इसमें लेबर भी आएगा, इसमें आपका एंटरप्रेन्योरशिप भी आएगा, इसमें आपका कैपिटल भी आएगा, सब कुछ आता है इसमें। ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बट आपने पूछा ना कि एग्जांपल के फॉर्म में बताने के लिए, तो इसलिए मैं उसको भी बहुत तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ एकदम लो लेवल पे जाके, ठीक है। अगर आपके पास सपोज करिए कि आपके पास 100 लेबर है, आपके पास एंटरप्रेन्योर 10 एंटरप्रेन्योर है, और आपके पास कैपिटल जो है मशीनरी वगैरह ये सब आप कुछ भी मान सकते हैं, आपके पास 10 यूनिट है कैपिटल, ठीक है। लैंड आपके पास कुछ भी आप बोल सकते हैं, 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है। अब समझे आप, ये आपका पूरा रॉ मटेरियल्स है, ठीक है। इसका यूज करके ही आप ये स्कूटर और ये कार बनाएंगे। अगर आपने ये सब कुछ, ये पूरा यूज किया सिर्फ स्कूटर बनाने में, तो आप सपोज करिए यहाँ पे ओ भी लिखा, तो यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे 50 स्कूटर बन गया, ठीक है। अगर आपने ये सब कुछ यूज कर दिया एक पर्टिकुलर एक कमोडिटी बनाने में, तो आप 50 स्कूटर बना पाए, ठीक है। अगर आपने ये सब कुछ यूज कर दिया सिर्फ कार बनाने में, तो सपोज करिए यहाँ पे ओए है, ये सपोज करिए यहाँ पे 20 कार आप बना पाए, ठीक है। तो ये तब है जब आपने सारा का सारा रिसोर्सेस एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने में लगा दिया। लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको क्या बताता है कि आप कितना एक प्रोडक्ट को बनाने में लगाएं, कितना दूसरे प्रोडक्ट के लिए। तो सपोज करिए हम इस पॉइंट पे जाते हैं, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हमें ये बताता है कि यहाँ पे आप ये सारे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, 50 केजी 100 केजी, जो भी लेदर आपके पास अवेलेबल है, जो भी लेबर आपके पास 100 लेबर अवेलेबल है, एंटरप्रेन्योर कैपिटल लैंड जो भी अवेलेबल है, तो इसको हम लोग कोई पॉइंट पी दे देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पे ये बात हो रही है कि अगर आप ये पूरा रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 10 कार बना पा रहे हैं, और यहाँ पे 40 स्कूटर बना पा रहे हैं, या यहाँ पे 15 कार बना पा रहे हैं और यहाँ पे 40 स्कूटर बना पा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे अगर आप पॉइंट पी का नाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कार कितना बना पा रहे हैं। तो सपोज करिए आप 5 कार बना पा रहे हैं, 48 स्कूटर बना पा रहे हैं। अगर ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, इस अवेलेबल रिसोर्सेस में आपका प्रोडक्शन कैसे कैसे पॉसिबल है, मतलब कितना क्वांटिटी आप स्कूटर बना सकते हैं और कितना क्वांटिटी आप कार प्रोड्यूस कर सकते हैं। बताइए, ये समझ आया? अब इसमें मैंने आपको 2 चीज बताया था। एक पॉइंट जो इस कर्व के बाहर लाई करेगा, सपोज करिए इसको हमने H नाम दे दिया, तो ये क्या है? अनअटेनेबल। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये अनअटेनेबल ये बता रहा है कि आपको अब रिसोर्सेस क्या है, आपको ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए। आप 50 केजी स्टील नहीं, अब आपके पास रिसोर्सेस ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो हम अनअटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा रिसोर्स तो क्या है, लिमिटेड है ना। तो इसीलिए इस पॉइंट को बोलते हैं अनअटेनेबल, कि हम इसको अटेन नहीं कर सकते हैं। और अगर ये पॉइंट कहीं यहाँ पे अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है ना कि जो आपके पास रिसोर्स है ना, उस रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट मीन्स आपके पास स्टील अगर 50 केजी है ना, तो आप सिर्फ 30 केजी स्टील का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास अगर लेबर 100 लेबर है, तो आप सिर्फ 70 लेबर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप क्यों 70 लेबर का इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास 100 लेबर है? आपका फिर कंट्री का ग्रोथ कैसे होगा? तो आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है ना। यही कॉन्सेप्ट होता है चॉइस का, स्कार्सिटी का। यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था। यहीं से ये सब जब कॉन्सेप्ट आया था ना, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तब दिया गया था। यही होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब बताइए, ये पॉइंट आपको समझ आया? बाहर का पॉइंट, अंदर का पॉइंट, इस कर्व पे कोई भी पॉइंट, इस कर्व पे कोई भी पॉइंट आपको क्या बताता है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ x1 सर एंड इसमें x2। बोथ सर हाँ। इसमें जो बोथ है ना x1 एंड x2, ये आउटपुट एक्सिस है ना दोनों, है ना कि हमें ये रिसोर्स मतलब आइटम्स देते हैं, मतलब स्कूटर्स कितने बने हैं, कार्स कितने बने बिल्कुल। हैं, तो इसमें हाँ, कोई इनपुट एक्सेस नहीं है। नहीं इनपुट एक्सेस नहीं है। इनपुट एक्सेस तो आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए, आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना।
अब कोई कंट्री, सपोज इंडिया ही अगर कुछ बनाना चाहता है तो उसको तो पता है नहीं कि उसके पास कितना रिसोर्सेस है, तो उसके पास रिसोर्सेस तो लिमिटेड है। उस लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करके वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखता है। अब वो क्यों देखेगा कि अगर आपके कंट्री में, सपोज करिए हमारे कंट्री में अगर डिमांड जो है वो कार का ज्यादा है और स्कूटर का कम है, तो फिर ये क्या करेगा, ये इस कर्व को कहीं पे यहाँ पे लेके जाएगा। अगर कार का डिमांड ज्यादा है तो हम ज्यादा कार बनाएंगे और कम स्कूटर बनाएंगे, ठीक है। बट यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी दूसरे कंट्री के लिए डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर उस कंट्री में अगर स्कूटर का डिमांड ज्यादा है तो वो उसको यहाँ पे यूज करेगा, उसके लिए रिसोर्सेस अलग होगा। यस सर आया समझ मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों एक्सिस आउटपुट एक्सिस हैं। जी हाँ, दोनों मतलब चाहे एक्सिस जो है स्कूटर हो या आउटपुट एक्सिस। कार। हाँ, इनपुट तो आपका कांस्टेंट है ना, इनपुट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रिसोर्सेस तो आपको पता होगा ना कि आपके पास कितना रिसोर्सेस है। ये जो दोनों एक्सिस है ना, ये आउटपुट एक्सिस है, तभी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बता रहा है कि प्रोडक्शन मतलब कितना प्रोड्यूस होके निकल रहा है, तो ये आउटपुट एक्सिस है। एडवांस में भी पता होगा कि हमारे पास कितना बिल्कुल, जब रिसोर्स है। आपको पता होगा तभी तो उसी बेसिस पे ना आप किसी चीज का प्रोडक्शन करने जाएंगे। अगर आप, हाँ किसी का मैसेज आ रहा है कि आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो अच्छा भट्ट आसिम वंस अगेन सर, ठीक है मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जो वीडियो मेरा नहीं देख पा रहे हैं, आई एम सॉरी, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास नेट का इशू, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके तरफ से कोई नेट का इशू आ रहा है। तो आपको मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि आप प्लीज क्लास कंटिन्यू करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है ना तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि मैं भी समझ रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम है नेट का, और शायद नेट के इशू से ही आप लोगों का क्लास बहुत दिन से पोस्टपोन होता जा रहा है। ठीक है, हाँ ये जो आप पूछ रहे थे ये आपको समझ आया, ये आउटपुट एक्सिस दोनों आउटपुट ही यस बता सर। रहा है, ठीक है समझ आ गया। अच्छा, किसी ने पूछा यस कि सर, सर एक बार और थैंक यू एक्सप्लेन सर। कर दीजिए। भट्ट आमीन, भट्ट आप बताएं आपको क्या समझ नहीं आया, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप बताएं कि क्या समझ नहीं आया इसमें। ठीक है, मैं बहुत ही फ्रेंडली हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता हूँ, सर जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सर हाँ बोलिए। सर मेरे जो है ना पॉइंट पी, एफिशिएंट पॉइंट कौन से कहलाएंगे इसमें सर? अगर हम एफिशिएंट फ्रंटियर कहेंगे, एफिशिएंट फ्रंटियर या मिनिमम एरनेस फ्रंटियर, एफिशिएंट फ्रंटियर कौन सा होगा सर इसमें? सॉरी एक बार आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। एफिशिएंट अच्छा, फ्रंटियर सर, इसी को एफिशिएंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, इस पे कोई भी पॉइंट ये नहीं ये सब सर मुझे पता है, इसी को बोलते हैं एफिशिएंट प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर, इसी को बोलते हैं। मगर हाँ एफिशिएंट फ्रंटियर किसको बोलेंगे हम सर? एफिशिएंट पॉइंट कौन सा होगा जिस जिस लेवल पर हम प्रोडक्शन करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट किस लेवल पर गया? सपोज लेट इट बी, आपने कहा था 70 हाँ कुछ हाँ 20 केजी बनाएंगे, हम कौन सा पॉइंट चूज करें जिसमें हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट होगी हमारी कंपनी के लिए? वही मैं हाँ, कह रहा हूँ, एफिशिएंट पॉइंट कौन सा होगा तो सर इसमें? उसके लिए ना आपको कंडीशंस दिए होंगे, उसके लिए आपको पहले से कंडीशंस दिए होंगे कि आपका जो कंट्री का जो बेस्ट, ये तो आपको एक कर्व, ये ओवरऑल एक कर्व आपको बता रहा है, ये कर्व ऐसा होता है, ठीक है। जब आप जो यस सर। पूछ रहे हैं ना कि जो आपका जो सेंटर पॉइंट होगा, तो उसके लिए आपको ना कंडीशंस प्रोवाइडेड होंगे कि आपको आपकी कंट्री के लिए, ये तो मैंने बताया ना कि हर कंट्री का अलग अलग होगा, किसी में मैं कह रहा हूँ इंडिया की बात, सपोज लेट इट बी, हाँ हम किस बेस पर हम लेंगे, कितना प्रोडक्शन करेंगे सर? अगर हम इंडिया की बात करेंगे सर, इंडिया एज अ होल, हम किस पॉइंट पर कंसिडर करेंगे उस टाइम, कौन सी कंडीशन चूज करेंगे? हम इतनी प्रोडक्शन करेंगे इस साल, या इतनी प्रोडक्शन करेंगे इस मंथ में, और इस प्रोडक्ट को इससे कंपेयर करें। अगर हम एक प्रोडक्शन, सपोज लेट बी, हम दो, आपने कहा था स्कूटर और कार हम कार का, हाँ मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, करेंगे, ये सर यही है ना सर? अगर हम स्कूटर बनाएंगे 100, कार हाँ बनाएंगे 10, ठीक है, ये सर? हाँ ठीक है। सर डिमांड, इसमें डिमांड कंसिडर करनी है पहले, किन हाँ, ऐसे ही हम बनाएंगे सर? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है ना, इसमें डिमांड ही कंसीडर, इसमें इसीलिए तो ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद आपको जो यस स्टार्ट सर, होगा ना, ये कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपके यस जो सर, कंट्री का ना, ये कंज्यूमर बिहेवियर चेक किया जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर क्यों चेक किया जाता है? क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर ये डिमांड से रिलेटेड होता है। अब जो यस इकोनॉमिस्ट सर, होते हैं ना, ये देखते हैं कि अभी जो मार्केट में जो डिमांड चल रहा है वो किस चीज का ज्यादा है और किस चीज का कम है, तो उसके जी अकॉर्डिंग जो सर, है ना वो फॉरकास्ट करते हैं। जी सर, वो
हाँ डिमांड फोरकास्ट। हाँ, और डिमांड फॉरकास्ट, यस। और उस फॉरकास्ट के बेसिस पे फिर वो पॉइंट निकाला जाता है कि हमको कितना प्रोडक्शन किस चीज का चाहिए। तो ये सब कंज्यूमर sir. बिहेवियर के स्टडी करने के बाद पता चलता है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे अभी उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। अभी मैं आपको डिमांड भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको अभी सप्लाई भी ठीक है सर, पढ़ाऊंगा ठीक है। उस बेसिस पे। तो ये समझा आपने? आपको जो पॉइंट पूछ रहे थे आपका क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे वो फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, ओके। और किसी का कुछ डाउट रह गया इसमें? आई हैव लेट ज्वाइंड भट आमीन, अगेन रिपीट ऑल। भट आमीन मैं रिपीट जरूर कर देता पूरा से, लेकिन पूरा रिपीट करने में फिर जो स्टूडेंट्स पहले ज्वाइन किए हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम No, हो sir, जाएगा। please add. It is going to be recorded. Please add, sir. हाँ हाँ, तो वही रिकॉर्डेड हो रहा है। तो फिर आपको जो भी डाउट होगा, मैंने आपको नंबर दे दिया, मैंने सबको आप यहाँ पे नंबर मेरा नोट कर लीजिए। जो भी डाउट होगा ना, आप इस नंबर पे मेरे से बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ जी, हमें इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा? बिल्कुल, आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगा मेरे नोट्स का। चलिए सर। ठीक है, उसके बाद भी कोई डाउट होता है उस नंबर पे आप मेरे से कभी भी कोई डाउट पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं उसी टाइम रिप्लाई कर दूंगा, बट मैं 24 आवर्स के विदिन आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और देखिए यही मैंने पढ़ा है, अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड मींस स्कार्सिटी एंड चॉइसेस एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, फॉर ओनली X1 प्रोडक्ट। सर साथ साथ कोई एग्जांपल भी बताया करो कि एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। प्लीज, डेफिनेटली मैं आपको सब बताऊंगा। अभी आप थोड़ा स्टार्ट करिए, मैं आपको साथ में न्यूमेरिकल भी पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फॉर ओनली X1 प्रोडक्ट ओ बी क्वांटिटी इज पॉसिबल। यहाँ पे कोई X1 प्रोडक्ट या कमोडिटी है तो ओ बी क्वांटिटी पॉसिबल है। फॉर ओनली X2 प्रोडक्ट ओ ए क्वांटिटी इज पॉसिबल, बट द कर्व ए बी शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट X1 एंड X2 विच कैन बी प्रोड्यूस। तो ये जो कर्व ए बी है ना, ये पूरा कॉम्बिनेशन बताता है कि कितना X1 प्रोड्यूस हो सकता है, कितना X2 प्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये पॉइंट ई है तो ये क्या है, इनसफिशियंट। ये पॉइंट एच है तो ये अनअटेनेबल। एनी पॉइंट ऑन कर्व ए बी इज एफिशिएंट कॉम्बिनेशन। तो कोई भी पॉइंट ए बी कर्व पे क्या होता है, एफिशिएंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझा अभी तक? ओके, हेलो। आई थिंक आप लोगों को कुछ नेट का इशू आ रहा होगा। हेलो हेलो हेलो, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। कट हो रही थी। इनसफिशिएंट पॉइंट है ना सर? हाँ, इनसफिशिएंट, बिल्कुल ये इनसफिशिएंट है। प्लीज मे यू रिपीट दिस पॉइंट? यस बिल्कुल, मैं अभी आपको रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये अंदर में लाई कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे आपके पास वैरायटी है, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने भी आपको बताया कि आपके पास स्टील 50 केजी है, आपके पास आयरन 100 केजी है, आपके पास लेदर कुछ 20 केजी है, लेबर आपके पास 100 लेबर्स हैं, ये सब आपके पास पॉसिबल है। ठीक है, तो विद इन दिस अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट ई है, मींस यहाँ पे अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप पूरा ही इस चीज का यूज नहीं कर रहे हैं। आप स्टील सपोज करिए कि आप 30 केजी स्टील यूज कर रहे हैं, लेबर आपके पास 100 लेबर है तो आप 70 लेबर यूज कर रहे हैं। तो इसलिए इनसफिशिएंट मतलब ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, इससे ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी पॉइंट इसके अंदर जो लाई करेगा उसको बोलेंगे इनसफिशिएंट, कोई भी पॉइंट इसके बाहर जो लाई करेगा उसको बोलेंगे अनअटेनेबल, और कोई भी पॉइंट इस पे लाई करेगा तो आपका एफिशिएंट कंडीशन होगा। सर जो हम ये रिसोर्सेज इनसफिशिएंट में अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं करते हैं, हाँ, इसका रीजन क्या है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? ये स्किल की प्रॉब्लम है या ये वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है। ये स्किल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपका कोई नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकता है। ये सब चीज पे ये डिपेंड करता है कि हम क्यों, हमारा जो एफिशिएंट कंडीशन है उस एफिशिएंट कंडीशन को हम क्यों अचीव नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ थिंग्स है। यहाँ पे एक्सटर्नलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, अभी मैं आपको एक्सटर्नलिटी का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। यहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है। सर जो ये ई पॉइंट है ना, हाँ हाँ,
उसका हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं कि हमने कितने स्कूटर्स बनाए या बिल्कुल कितने बिल्कुल कार्स निकाल सकते बनाए हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। यहाँ से आप बस यहाँ से आप क्या करिए, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करिए, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ आवाज करिए। नहीं आ रही। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करिए और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करिए, तो यहाँ से आप ये जो आपका कोऑर्डिनेट बता देगा कि आप कितना कर यूज कर रहे हैं। बट ये इनसफिशिएंट है। क्यों इनसफिशिएंट है? क्योंकि बहुत सारे रीजन हैं। रिसोर्स यूज नहीं किया। बिल्कुल लिखी आवाज नहीं। क्लियर हुआ अब? यस सर। ओके ठीक है। आपने किसी ने मैसेज किया सर प्लीज गो पॉइंट बाय पॉइंट। मैं पॉइंट बाय पॉइंट ही आपको पढ़ाऊंगा, आपको मैं इस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। ये सब अभी इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चल रहा है। आपको कोई डाउट है क्या इसमें? Sir, please, what's the shape of, what's the nature of production possibility curve? It's concave or convex? If it's concave, why it's concave? If it's convex, why it's convex? ओके ये देखिए, ये जो आप कनकेव और कन्वेक्स जो पूछ रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये कनकेव होता है। ठीक है, कनकेव क्यों होता है? क्योंकि आपका जो कर्व है ना, ये तो कर्व या तो आप सफिशिएंट कंडीशन पे रहते हैं। ये जो भी स्क्रीन पे जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं प्लीज बंद कर दें। ये आपका कनकेव मोस्टली क्यों होता है? क्योंकि जब आप पी पे रहते हैं, ठीक है, या आपका जो सफिशिएंट कंडीशन होता है, तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जब आप इस सफिशिएंट कंडीशंस को अचीव नहीं कर सकते हैं। किसी भी एक्टिविटी के कारण अगर आप सफिशिएंट कंडीशन अचीव नहीं करते हैं तो इनसफिशिएंट कंडीशन हो गया। ठीक है, तो जब ये इनसफिशिएंट कंडीशन होता है ना, तो एट दैट टाइम इट मोस्टली एक्ट एज अ कनकेव। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने रिसोर्सेज के अगेंस्ट जाने का काम करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में ये कनकेव अपना बिहेवियर शो करता है। बट एक्चुअली जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो कनकेव नेचर का होता है, कन्वेक्स नेचर का नहीं होता है। ठीक है, इट्स फाइन। ओके ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आपको माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस पता होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरली क्या होता है? स्टडी ऑफ पर्टिकुलर मार्केट। अगर आप किसी पर्टिकुलर मार्केट का स्टडी कर रहे हैं, किसी एक छोटे सेगमेंट का, देखिए यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो में सबसे अच्छा चीज आपको क्या पता है कि आपको देखना है कि माइक्रो का नाम, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो जब छोटे पैरामीटर पे किसी भी चीज का हम बात करते हैं तो दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब बड़े पैरामीटर पे हम किसी भी चीज का बात करते हैं तो वो आपका क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप ये बताइए, कभी आपने ये सुना है क्या कि आपकी सोसाइटी का इन्फ्लेशन अभी बहुत हाई है? लेकिन ये जरूर सुना होगा ना कि कंट्री का इन्फ्लेशन अभी हाई चल रहा है ना? Yes, तो sir, country का inflation. हाँ ठीक है ना, सुना है ना? तो इन्फ्लेशन क्या होगा? मैक्रो के अंदर आएगा कि माइक्रो के अंदर आएगा? Macro के अंदर आएगा मैक्रो के inflation. अंदर आएगा। सर मैक्रो। हाँ, Yes, sir. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? Macro के अंदर मैक्रो। आएगा. अब मैक्रो अब आपने कभी ये सुना होगा कि आपकी सोसाइटी में अभी लेबर की कमी चल रही है? ये तो सुनते हैं ना आप? माइक्रो। हाँ माइक्रो। तो ये देखिए, तो यही यहाँ पे Yes, लिखा sir. हुआ है कि जब कंज्यूमर छोटे लेवल पे, जब कंज्यूमर बिहेवियर का बात करेंगे, इंडिविजुअल लेबर मार्केट का बात करेंगे, किसी फॉर्म्स का थ्योरी का बात करेंगे, तो ये सब किससे रिलेटेड होता है? माइक्रो से रिलेटेड होता है। जैसे सप्लाई एंड डिमांड इन इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल लेबर मार्केट, डिमांड फॉर लेबर, वेज डिटर्मिनेशन, एक्सटर्नलिटीज। अब ये एक्सटर्नलिटीज क्या है ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक्सटर्नलिटीज अराइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। एग्जांपल, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट। उसके पहले ये देख लीजिए मैक्रो। मैक्रो में क्या होगा? तो जब भी हम बड़े पैरामीटर पे किसी चीज का बात करेंगे वो तो सब मैक्रो के अंदर आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी किसके अंदर आएगा? माइक्रो की मैक्रो? माइक्रो। Macro. मैक्रो। पूरे नेशनल लेवल पे बात होता है, फिस्कल पॉलिसी किसके अंदर आएगा? ये सब बजट से रिलेटेड, Macro. टैक्स से रिलेटेड, ये सब मैक्रो। रीजन फॉर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट किसके अंदर आएगा? मैक्रो। इकोनॉमिक ग्रोथ किसके अंदर आएगा? मैक्रो। इंटरनेशनल ट्रेड ग्लोबलाइजेशन किसके अंदर आएगा? मैक्रो। Macro. गवर्नमेंट बोरोइंग किसके अंदर आएगा? मैक्रो। तो ये जो भी बड़े पैरामीटर पे बात होगा वो मैक्रो, जो भी छोटे पैरामीटर पे बात होगा वो माइक्रो। यहाँ से नाम से क्लियर है, देखिए मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, इट इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर मार्केट एंड सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इट लुक्स एट इशू सच एज कंज्यूमर बिहेवियर, individual labor market and theory of forms. Macroeconomics में क्या है? It is a study of whole economy. It looks at aggregate variables such as aggregate demand, national output, inflation. अच्छा, अभी मैं आपको डिमांड भी बताता हूँ कि डिमांड क्या होता है। उसके पहले मैं आपको एक्सटर्नलिटीज क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये देखिए एक्सटर्नलिटी क्या है।
देखिए एक्सटर्नलिटी क्या है ना, ये एक इकोनॉमिक टर्म है। ये किसी थर्ड पार्टी के आने पे जो कॉस्ट या बेनिफिट अराइज होता है उसी को एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे एक विलेज है, ठीक है, एक विलेज है। इस विलेज में एक कोई थर्ड पार्टी आता है, उसको यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके एक बड़ा सा इंडस्ट्री ये सेटअप करता है। अब जब ये इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप कर रहा है तो ये तो छोटे लेवल पे बात हो रहा है, इसलिए एक्सटर्नलिटी जनरली क्या होता है, माइक्रो के अंदर आता है। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट किस में आता है, माइक्रो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली मैक्रो का बात होगा, मैक्रो है सर। विलेज, ये पहले आप समझ लीजिए। एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नलिटी समझिएगा, बहुत मजा आएगा। ये देखिए एक छोटा सा विलेज है आपका, इस विलेज में कोई थर्ड पार्टी आता है जिसको यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करना है। तो ये जब इंडस्ट्री सेटअप करता है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे कुछ लेबर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होगा, जो रिसोर्सेज इसको यहाँ पे इस लोकल मार्केट से मिल जाएगा, ठीक है। तो जब ये इंडस्ट्री सेटअप करने वाला यहाँ पे आता है, जब एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आते हैं, तो जब इसको लेबर का रिक्वायरमेंट होगा तो लेबर की कहाँ से लेगा, आप जो जिस विलेज में गया है सेटअप करने के उसी विलेज से लेबर लेगा, लेबर हायर करेगा, ठीक है। तो आपके लिए ये क्या हो गया, ये बेनिफिट हुआ कि नहीं, बेनिफिट है सर। यस। बट एट द सेम टाइम जब इस इंडस्ट्री से कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगे, एमिट होंगे, तो ये क्या करेगा, ये प्रोडक्शन पे पूरे इफेक्ट सोसाइटी को, हाँ बिल्कुल, ये पूरे सोसाइटी को पॉल्यूट करेगा। यहाँ पे जो वाटर होंगे वो भी पॉल्यूटेड होंगे, थोड़ा एयर भी पॉल्यूट होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये इससे कुछ कॉस्ट भी तो जनरेट हो रहा है, मीन्स कि कुछ लॉस भी तो आ रहा है ना। तो एक्सटर्नलिटी दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और निगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो जब थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस के कारण कुछ बेनिफिट या कॉस्ट इनकर होता है तो उसी को हम एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। तो ये जनरली लोकल लेवल पे होता है ना, कोई छोटे लेवल पे जाता है कहीं पे, कोई सोसाइटी में कुछ अब यहाँ पे सर, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप करने आया है, तो यहाँ पे देखिए आपको बेनिफिट भी बहुत सारा होता है। बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप करेगा, क्योंकि इसको यहाँ से रिसोर्सेज तो मिल जाएगा, लोकल मार्केट से इसको वेरिएबल रिसोर्सेज मिल जाएगा। बट इस रिसोर्सेज का जब ये प्रॉपर प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करने के बाद इसको फिर मार्केट में सेल करना होगा। अब यहाँ पे रोड्स नहीं होगा तो क्या करेगा, वहाँ पे रोड्स बनाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यस, अरे किसी ने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, वंडरफुल। यस, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यहाँ पे धीरे धीरे और डेवलपमेंट क्रिएट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो ये सब बेनिफिट्स होगा, बट इससे रिलेटेड कुछ लॉस भी होते हैं। तो फिर यही इसी का मतलब होता है एक्सटर्नलिटी, बेनिफिट या लॉस अराइज ड्यू टू थर्ड पार्टी। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे। सर मैं बोल रहा था इसमें आता है एबेटमेंट कॉस्ट, वो क्या होता है? एबेटमेंट कॉस्ट, ठीक है। एबेटमेंट कॉस्ट जनरली क्या होता है ना, कॉस्ट क्या होता है जब आप किसी तरीके का कुछ लॉस करते हैं। अच्छा, कॉस्ट से आप क्या समझते हैं, आप ये बताइए, आप मुझे बताइए। एक्सपेंसेस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहाँ आ क्या जाएंगे? क्या क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, कॉस्ट से जनरली हमारे माइंड में क्या क्लैरिटी आता है कि हम कॉस्ट समझते हैं कि किसी चीज का जब हम डिमांड करने जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होता है उसी को बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने यहाँ पे आपको एक्सटर्नलिटी जो समझाया, वेट हाँ, कॉस्ट मतलब क्या होता है, लॉस। कोई निगेटिव बाई प्रोडक्ट अगर जनरेट होता है, निगेटिव बाई प्रोडक्ट, तो इसी को बोलते हैं एबेटमेंट कॉस्ट। आप कुछ अच्छा इंडस्ट्री सेटअप करने गए हैं, आप कुछ अच्छा, बट उससे रिलेटेड कोई बाई प्रोडक्ट भी तो जनरेट होता है ना। तो वो जब कोई निगेटिव बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है तो उसी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं एबेटमेंट कॉस्ट। इसलिए मैंने पूछा कि आप फॉर एग्जांपल पोल्यूशन। यस, एयर एमिशन, पॉल्यूशन, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, एयर एमिशन, पॉल्यूशन, कुछ वेस्ट डिस्पोजल। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अगर इसका जो वेस्ट डिस्पोजल होगा ये भी तो बाई प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है ना।
आसपास का सर पानी भी खराब हो जाता है। पानी भी खराब हो रहा है। तो ये सब जो होता है ना, इसी को बोलते हैं जब कोई निगेटिव बाई प्रोडक्ट, कोई फर्म जब कुछ प्रोडक्शन करता है और उस प्रोडक्शन से कुछ निगेटिव बाई प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, तो उसी कॉस्ट को बोलते हैं एबेटमेंट कॉस्ट। इसलिए मैंने पूछा कि आप कॉस्ट से क्या समझते हैं। कॉस्ट से किसी तरीके का लॉस हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बेनिफिट पॉजिटिव, लॉस निगेटिव। तो जब निगेटिव बाई प्रोडक्ट किसी से जनरेट होता है, दैट इज नोन एज एबेटमेंट कॉस्ट। बताइए, क्लियर हुआ आपका एक्सटर्नलिटी का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं? No, sir. तो सर अरे वंडरफुल। और किसी ने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा था, एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। ऐसे ही अगर आप लोग धीरे धीरे अपने पॉइंट जनरेट करेंगे ना, तो आप लोग को बहुत मजा भी आएगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिमांड क्या है? डिमांड पता है, पूरे इकोनॉमिक्स में ना डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही सब कुछ चलता है। जितना जिस तरीके का डिमांड होगा उस तरीके का सप्लाई होता है, इसी बेसिस पे चलता है। बेसिकली हम लोग इसी को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। डिमांड कौन करता है? अच्छा ये बताइए, डिमांड किस के थ्रू आप सोचेंगे, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर? Consumer. कंज्यूमर। और सप्लाई का जब भी बात होगा तो आप किसके रिस्पेक्ट में सोचेंगे? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। वेरी गुड। अरे वाह, डिजायर, विलिंगनेस एंड एबल टू बाई। Who is this 1HM91? Wonderful. Producer. ठीक है, इसी के बीच का बैलेंस क्रिएट करना, यही पूरे इकोनॉमिक्स में चलते रहता है। ठीक है, अब बताएं, डिमांड भी ना दो तरीके का होता है। एक होता है आपका एब्सोल्यूट डिमांड और एक होता है आपका इफेक्टिव डिमांड। इस दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता है? एब्सोल्यूट डिमांड क्या होता है और इफेक्टिव डिमांड क्या होता है? चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूँ। सपोज करिए कि आप लोग जितने लोग हैं, ये सब कुछ आप लोग चाहते हैं कि आपके पास एक BMW कार हो। ये एब्सोल्यूट डिमांड और ये इफेक्टिव डिमांड के बीच का डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। BMW कार हो, ठीक है। तो अगर आपका ये BMW कार हो, ये क्या है आपका? डिजायर। डिमांड आपका डिजायर है। BMW कार होना आपका क्या है? डिजायर है। इस डिजायर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। पैसा। तो परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर इसी को बोलते हैं पैसा। तो जब इफेक्टिव डिमांड का क्या मतलब होता है ना, कि आपके पास डिजायर हो और आपके पास परचेजिंग पावर पैसा नहीं हो। लेकिन एब्सोल्यूट डिमांड का क्या मतलब होता है कि आपके पास डिजायर तो है लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है। पावर नहीं है। तो इसी के बीच का डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट। अब जब यहाँ पे कोई एक बेगर है, ये बेगर क्या चाहता है? ये बेगर चाहता है कि मैं 100 रुपीज का जाके बर्गर खाऊं, ठीक है। तो अगर इस बेगर के पास अगर पैसा नहीं है तो ये कैसा डिमांड कर रहा है? एब्सोल्यूट की इफेक्टिव? इफेक्टिव। अरे नो 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 नो, इफेक्टिव मींस डिजायर एज वेल एज परचेजिंग पावर। पावर। मनी पावर है ना। हाँ, मनी पावर नहीं है तो Absolute, तो एब्सोल्यूट हो गया बर्गर ना। लेकिन पैसे नहीं है इसके पास। हाँ Absolute. बिल्कुल। एब्सोल्यूट हुआ ना ये। हाँ, और इफेक्टिव डिमांड क्या Absolute. होगा? अगर ये बेगर सपोज करिए कि ये डिजायर किया डिजायर सुबह भी में, करेगा और इसके पास पैसा भी होगा। हाँ, पैसा भी आ सुबह जाता में है। इसने डिजायर किया कि मुझे बर्गर खाना है और शाम तक इसने 100 रुपया कमा लिया, तो अब इसका जो डिमांड होगा वो कैसा होगा? इफेक्टिव डिमांड होगा। इफेक्टिव डिमांड। हाँ, तो पूरे इकोनॉमिक्स में हम लोग बेसिकली इफेक्टिव डिमांड को ही फोकस करते हैं। हम लोग लिखते तो है डिमांड, बट वो डिमांड हमारा कैसा होता है? इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड। क्योंकि इसी डिमांड के बेसिस पे तो सप्लाई जनरेट होता है ना। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, एब्सोल्यूट डिमांड और इफेक्टिव डिमांड। तो ऑलवेज गो फॉर इफेक्टिव डिमांड, क्योंकि सप्लाई आपका कभी एब्सोल्यूट डिमांड पे नहीं होगा। क्योंकि एक बेगर भी चाहेगा कि मेरे पास BMW कार हो, लेकिन उसका क्या मतलब? इकोनॉमिस्ट थोड़ी उसको फोरकास्ट करेंगे कि अच्छा उसका डिमांड है कि एक BMW कार हो तो चलो BMW कार के प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करें। नहीं, अगर इफेक्टिव डिमांड होगा तभी वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब आप मुझे सेकंड चीज बताएं। आपको डिमांड से तो पता चल गया, अब ये बताएं डिमांड और प्राइस कैसे रिलेटेड है? डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Inverse related. अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है नीड, वांट, डिमांड एंड डिजायर डिफरेंस।
ये सब एक ही चीज है। आपका नीड हो, आपका डिमांड, आपका डिजायर, आपका वांट, ये सब एक ही चीज है, ये सब एक सिनोनिम है। No, sir, in economics they are different. I think so. यस नहीं, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना इफेक्टिव डिमांड और एब्सोल्यूट डिमांड के केस में, ये जो आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर का जो थ्योरी चल रहा है ना, इसमें आपका नीड, डिजायर, वांट, ये सब एक में ही आता है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हैं ना इफेक्टिव और एब्सोल्यूट में, तो सिर्फ परचेजिंग पावर के बेसिस पे करते हैं। ये जो अलग अलग इकोनॉमिक टर्म्स है ये हम लोग बाद में करेंगे, बट अभी आपका इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ है, अभी आपका इंट्रो चल रहा है, तो इसमें आपको ये सब एक ही तरीके से अभी यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, हाँ। अब मैं आपसे पूछ रहा था डिमांड और प्राइस। इनवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही है। रिक्वेस्टिंग में थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलो, क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, हमें पूरा समझ नहीं आता है। किस क्या बोला आपने, बताइए सर। इसमें इनवर्स रिलेशनशिप आहिस्ता है आहिस्ता सर। चलो। एक मिनट वन बाय वन। क्या बोल रहे थे आप, किसका बैकग्राउंड नहीं है? सर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलो, क्योंकि इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल, तो मैं पूरा समझ नहीं आता। आपके स्पीड से ही मैं चलूंगा। आप मुझे जब तक, मैं कोई भी टॉपिक अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, मैंने पूछा ना हर टॉपिक के बाद आपको समझ आ गया मैं आगे बढ़ूं। आपको जब तक समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो मैं पूछ लिया। अब मैं सर जो एब्सोल्यूट डिमांड और हाँ बोलिए, एब्सोल्यूट डिमांड और इफेक्टिव डिमांड आपको नहीं समझ आया? हाँ वो अब मुझे समझ आया शायद। मैंने समझा जो एब्सोल्यूट डिमांड होता है ना, वो उसमें क्या होता है, उसमें डिजायर होता है, लेकिन परचेजिंग पावर नहीं होता है। बिल्कुल यही समझना है। इफेक्टिव डिमांड होता है इसमें डिजायर और परचेजिंग पावर भी होता है। सर दोनों ये होता है। ठीक है? हाँ बिल्कुल, ठीक है। ओके ठीक है। अब ये डिमांड और प्राइस मैं बता रहा हूँ, ये तो मैंने पूछा है बस आप लोगों से कि डिमांड और प्राइस कैसे रिलेटेड है। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, एक एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। सपोज करिए कि यहाँ पे डिमांड और प्राइस का जब बात हो रहा है ना, तो हम लोग सप्लाई को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि प्राइस और डिमांड कैसे इनवर्सली रिलेटेड है। अगर यहाँ पे एक लेज का पैकेट 10 रुपए का आता है, ठीक है, अगर हम आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 लेज का पैकेट आप खरीद सकते हैं। यस, 10 लेज पैकेट खरीद सकते हैं 100 रुपीज। अब अगर मैं इसके प्राइस को बढ़ा दूं, 10 से मैं 20 कर दूं, तो अब आप बताएं आप कितने लेज का पैकेट खरीद सकते हैं? 5। यस। अगर मैं इसे 10 से 50 कर दूं, कितने लेज का पैकेट खरीद सकते हैं? Only two. Only 2। तो अब आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता है, प्राइस आपका डिमांड इंक्रीज हो क्या रहा है, होता है? डिमांड डिक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज डिक्रीज हो रही है ना। इसलिए इसको बोलते हैं डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये प्राइस। बताइए कि इसमें कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है? आप लोग शायद कॉज एंड इफेक्ट, प्राइस मतलब कॉज है कि प्राइस इफेक्ट है? प्राइस कॉज है, इफेक्टिव प्राइस कॉज है, इसलिए डिमांड पे इफेक्ट हो रहा है। यस एग्जैक्टली, प्राइस कॉज है इसलिए डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है। डिमांड डिक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए, इसलिए यही से मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, धीरे धीरे मैं जब आपको ग्राफ बताऊंगा ना आपको फिर सब समझ आने लगेगा। यहाँ देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, इफेक्टिव डिमांड मैंने नोट्स में दे रखा है। नीड्स अलोंग विद परचेजिंग पावर इज देयर एंड डिजायर इज देयर, इसको इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। एब्सोल्यूट डिमांड क्या होता है? नीड्स बट परचेजिंग पावर इज नॉट देयर। पावर इज नॉट देयर, दिस इज एब्सोल्यूट डिमांड। यहाँ देखिए, डिमांड एंड प्राइस फॉर अ गुड। सपोज अगर किसी का प्राइस 20 रुपीज है तो उस क्वांटिटी डिमांडेड 1 यूनिट है। अगर उसका प्राइस हम घटाएंगे, अच्छा यहाँ पे तो मैंने प्राइस बढ़ाया तो डिमांड बढ़ेगा। हाँ, यहाँ तो मैंने प्राइस बढ़ाया है, बट उसके साथ में अगर आपको प्राइस डिक्रीज करके पूछता हूँ कि यहाँ पे 10 रुपीज है, ठीक है, एक लेज का पैकेट। अगर ये लेज का पैकेट 5 रुपीज का हो गया तो क्या होगा? आप कितना डिमांड करेंगे? 20 लेज का पैकेट। डिमांड ज्यादा हो गया ना, प्राइस कम होने से डिमांड क्या हो गया? ज्यादा हो गया। प्राइस ज्यादा होने से क्या हो गया? डिमांड कम हो गया।
तो इस कारण से क्या होता है, प्राइस आपका कॉज होता है, क्वांटिटी डिमांड इफेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि एग्जांपल के फॉर्म में मैंने बताया है कि अगर 15 रुपीज प्राइस हो गया तो आपका डिमांड क्या हो गया, 1.5 टाइम्स हो गया। अगर 10.5 हो गया तो 3.6 यूनिट हो गया। तो इस तरीके से 3.6 इसको आप बताते कैसे हैं, इसको आप लिखते कैसे हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं QD। QD मतलब क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड क्या है, तो इज द फंक्शन ऑफ प्राइस of Function of price. PFX. यस। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि QD इज इक्वल टू F ऑफ P। ये इस तरीके का इक्वेशन जब आप लोग देखेंगे ना तो डरना नहीं है, क्योंकि ये पूरे इक्वेशन को मैं इतना तोड़ के इतना बेसिक से बताऊंगा ना कि आपको देख के ही मजा आएगा। देखिए अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइस इज द कॉज, क्योंकि यहाँ पे जब आप प्राइस जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं तब तक क्वांटिटी डिमांड पे चेंज इफेक्ट करो आ रहा है ना। डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। यस। तो Yes, अब sir. यहाँ पे एक होता है एक्सोजीनस वेरिएबल और एक होता है एंडोजीनस वेरिएबल। एक्सोजीनस Endogenous. वेरिएबल क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एंडोजीनस क्या होता है, ANDO। तो देखिए D है ना, तो D फॉर डिपेंडेंट। इस तरीके से याद करने का एक लॉजिक होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, तो अब आप बताएं प्राइस आपका एक्सोजीनस होगा कि एंडोजीनस होगा? Price exogenous. ये एक्सोजीनियस, क्योंकि और डिमांड क्या होगा आपका एंडोजीनस। Endogenous. डिमांड डिपेंड कर रहा है किस पे, प्राइस पे। डिपेंडेंट है प्राइस पे। यस, वंडरफुल। अब बताएं जिसका जो जिसको ये लग रहा था कि ये समझ नहीं आ रहा है, किसी को डाउट हुआ इसको समझने में? आप लोग बताएं, कोई था जो बोल रहा था सर मेरा बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स का, थोड़ा मैं धीरे धीरे पढ़ाऊं, तो आप बताइए आपको कोई डाउट हुआ इसमें जितना अभी तक मैंने समझाया? ये रिपीट करो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है सर, ओके। ये थोड़ा repeat एक्सोजीनस करो। एंड इंडोजीनस। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुछ नहीं होता है, ये क्या है, एंडोजीनस वेरिएबल। एंडोजीनस वेरिएबल। और एक क्या होता है, एक्सोजीनस वेरिएबल। एक्सोजीनस वेरिएबल। जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, वो होता है एंडोजीनस। जो इंडिपेंडेंट होता है वो होता है एक्सोजीनस। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे x का जैसे जैसे आप वैल्यू डालते हो तो y चेंज होता है ना। y का वैल्यू चेंज होता है। हाँ, जैसे आप ये लाइन का इक्वेशन जब बनाते हो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इस तरीके से। mx। हाँ, और y इज इक्वल टू mx प्लस c। वंडरफुल। y इज इक्वल टू Yes, mx sir. प्लस c। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप x का वैल्यू डालते हो y चेंज होता है, तो यहाँ पे y y क्या का है वैल्यू आपका? चेंज हो जाता है। हाँ, तो y क्या है आपका? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। y किस पे डिपेंड कर x रहा इज है? x के वैल्यू पे। इंडिपेंडेंट। हाँ, और x x क्या पे है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वहाँ इंडिपेंडेंट। यहाँ पे भी ठीक ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जैसे जैसे आप यहाँ पे लिखा ना, क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। फंक्शन ऑफ प्राइस। हाँ, यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ऐसे लिखते हैं ना। यस सर। तो ये y क्या sir, है? yes, x sir. का फंक्शन है। तो इसी तरीके से ये जो आपका जो क्वांटिटी डिमांड है किसका फंक्शन है? प्राइस का फंक्शन है। तो जब प्राइस का फंक्शन है तो प्राइस आप जो भी मर्जी डालो उससे आपका डिमांड चेंज होगा। तो प्राइस चेंज होता किसी पे जाएगा। डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो प्राइस क्या हो गया आपको? एक्सोजीनस मींस ये Constant. इंडिपेंडेंट है, Exogenous. और जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है तो इसको आप क्या बोलते हैं? एंडोजीनस। Endogenous. बताइए अब आपको समझ आया? किसी को कोई डाउट रहा? सर exact- No sir. no, sir, समझ। आ गया समझ? ओके, Yes, Yes, sir, sir. yes, sir. ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल भी देखते हैं। वेट, Class. ये देखिए, अब ये डिमांड कर्व है। तो डिमांड कर्व अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। वेट, डिमांड कर्व क्या है? एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है? लॉ ऑफ डिमांड का कुछ मतलब नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब यही होता है कि जैसे जैसे आप प्राइस को इंक्रीज करते हैं आपका डिमांड डिक्रीज होता है, जैसे Decrease जैसे होता है। प्राइस को डिक्रीज करेंगे डिमांड इंक्रीज होता है। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें क्या है कि आपको जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ कैसे है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड Downward slope. स्लोपिंग है, इसका क्या मतलब है ये पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊं। देखिए, जो एक्स एक्सिस है ना इस पे हम लोग डिमांड को लेते हैं, Demand. और जो वाई एक्सिस है ना इस पे हम लोग प्राइस को लेते Price. हैं। ये मैथ्स का ठीक ऑपोजिट होता है। मैथ्स में क्या होता है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है?
वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस, और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्राइस है और यहाँ पे आपका डिमांड है। अब बताइए कि अगर आपका प्राइस यहाँ पे होगा, सॉरी प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और प्राइस यहाँ तक जा रहा है, अगर प्राइस यहाँ होगा तो डिमांड क्या होगा, प्राइस जैसे जैसे घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या बता रहा है कि अगर प्राइस आपका ये है तो डिमांड आपका इतना होगा। डिमांड है ये। अगर प्राइस आपका ये है, मीन्स प्राइस देखिए पहले प्राइस क्या था, पहले ज्यादा प्राइस यहाँ था तो डिमांड आपका ज्यादा कम था, था। अब डिमांड कम प्राइस थी। क्या हो रहा है, आपने यस सर, कम किया है कम हो रहा है तो डिमांड तो ज्यादा है, डिमांड क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। अब ज्यादा प्राइस और भी हम कम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब तो डिमांड क्या डिमांड हो रहा ज्यादा है, बढ़ रही और भी ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है ना। तो यही बोलते यस हैं डिमांड कर्व जो होता है ना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है प्राइस। तो इसको अब हम इक्वेशन में लिखते हैं। इक्वेशन इसका कैसे लिखते हैं, तो बताइए, जैसे आप लिखते थे ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या होता था, स्लोप, चलो और c क्या होता था, कॉन्स्ट। हाँ c इंटरसेप्ट होता था ना, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट सॉरी याद है, c इंटरसेप्ट यस होता था। तो Yes, इसको भी आप इसी फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, q इज इक्वल टू a माइनस बी पी। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्लोप है वो क्या है, निगेटिव है, डाउनवर्ड से। डाउनवर्ड है, इसलिए आपका माइनस लगा। दूसरा ए क्या है आपका, इंटरसेप्ट है। तो ये इंटरसेप्ट इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये आपको ए और बी ये आपको ऑलवेज गिवन रहेगा, ठीक है। खाली आपको प्राइस हाँ चेंज होता है। हाँ आपको क्या करना है, आपको या तो प्राइस दिया रहेगा तो आपको क्वांटिटी निकालना होगा, या क्वांटिटी दिया होगा तो आपको या प्राइस क्वांटिटी दिया होगा, प्राइस निकाल। ठीक है। तो चलिए ये यहाँ तक आपको समझ आया। इसमें बताइए किसी को कोई डाउट हुआ, अभी मैं जस्ट एक न्यूमेरिकल आप लोगों से करवाऊंगा। सर ये बाई एम सी लिखा है सर, ये क्या चीज है? ये लाइन का इक्वेशन है, एम एक्स प्लस सी, mx इक्वेशन ऑफ नहीं सर लाइन। देखिए ना, आप ये जो ब्रदर आपको बता रहे हैं इन्होंने शायद इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तो अच्छा। इनको पता होगा ना ये चीजें। हाँ अच्छा हम ठीक है, इसमें नहीं बहुत सारे नहीं ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स कभी देखी नहीं कोई है। बात नहीं, तो आप मेरे से पूछिए ना, जी कोई जी दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, हमें लगा शायद अब समझाएंगे, लेकिन वो जो ब्रदर जी हैं इन्होंने शायद पढ़ा, इनको पता ना अच्छा, एम क्या है, ये अच्छा क्या ठीक है, हमें ना तो पता सर था। आई एम कोई बात नहीं, आई एम कोई बात नॉन मेड स्टूडेंट। नहीं, ओके ओके ओके। चलो कोई बात अरे कोई बात नहीं, टेंशन नॉट, आप मेरे से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी। कोई भी जो इक्वेशन होता है ना, कोई भी इक्वेशन, जैसे लाइन का कोई भी इक्वेशन होता है ना, तो लाइन की इक्वेशन को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जैसे कोई जैसे लाइन का इक्वेशन हुआ, सपोज करिए ये लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, तो इस लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये m जो है ना ये स्लोप बताता है, और ये c बताता है ना कि ये इंटरसेप्ट कहाँ पे है। मीन्स अगर ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो सपोज करिए ये ऐसे आपने कहीं भी देखा है लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ 2x प्लस 3, तो इसका मतलब है कि ये y एक्सिस पे 3 पे कट कर रहा है, और 2 क्या है, सर आपका स्लोप है। हाँ बोलिए। सर ये स्लोप जो है हाँ इकोनॉमिक्स में, ये स्लोप क्या दिखा रहा है? स्लोप चेंज दिखा रहा है, हाँ स्लोप दिखा रहा है, यस डाउनवर्ड स्लोपिंग चेंज दिखा रहा है कि कैसे कैसे आपका प्राइस चेंज होने पे किस तरीके से आपका डिमांड चेंज हो रहा है। तो इससे अगर आपको ये इक्वेशन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये तो बस एक चीज समझाने के लिए है कि ये एक लाइन का इक्वेशन होता है, और ये भी एक इसी तरीके का एक लाइन का इक्वेशन ही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या बता रहा स्लोप है, निकालने के लिए वो हाँ तो आपको स्लोप ना अगर हमें निकालना होता है नहीं नहीं आपको स्लोप दिया होगा, आपको स्लोप भी दिया सर ये होगा, और आपको हमेशा दिया होगा, हाँ हमें ये स्लोप ऑलवेज हमेशा दिया, दिया यस ये होगा। ऑलवेज दिया रहता है, ओके ये आपको और अगर स्लोप, वो फार्मूला यूटिलाइज करेंगे, सो y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1, उससे हम यस निकाल सकते यस हैं ना। यस उसी से इससे भी निकलता है स्लोप, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, ये बट आपको ये स्लोप इकोनॉमिक्स में ऑलवेज गिवन रहता है, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको ये समझ आया Q इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। यहाँ पे Q क्या है आपका, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी। यहाँ पे P क्या है आपका, प्राइस, यहाँ पे B क्या है, तो स्लोप जो कि कांस्टेंट है, जो आपको गिवन रहेगा, और यहाँ पे A क्या है, इंटरसेप्ट जो भी आपको वो भी आपको इंटरसेप्ट। गिवन रहेगा,
तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, ये एक ही चीज है। इसी तरीके का इक्वेशन जो लिखा जाता है ना लाइन का, तो यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस भी तो एक तरीके का फंक्शन है ना, Q इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। तो इसका कुछ तो इक्वेशन होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ना कि जैसे जैसे आप प्राइस चेंज कर रहे हैं उस तरीके से आपका डिमांड चेंज हो रहा है। प्राइस आप इंक्रीज कर रहे हैं, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, प्राइस आप डिक्रीज कर रहे हैं तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो इसको किसी फॉर्म में तो लिखना है ना, तो यही इसका इक्वेशन आता है, Q इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया है, ये देखिए, सपोज अ कर्व वेयर द प्राइस इज 5, द डिमांड इज, और आपको जो इक्वेशन दे रखा है ना वो ये दे रखा है, Q इज इक्वल टू 40 माइनस 0.5 P। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर प्राइस P है तो डिमांड कितना होगा, बस यही आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे P पुट करेंगे, 40 minus 25 40 माइनस 0.5 2.5 इंटू 5, 5 दैट इज 5 ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस 2.5 2.5 दैट इज इसका 37.5 37.5 यूनिट। बताइए ये इसमें आप लोगों को कोई डाउट हुआ इसमें समझने में? No. तो सर ये इजी है। इजी है ना? बताइए Yes, जो sir. बोल रहे थे कि आपका कोई इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, कुछ दिक्कत हो रहा था, अब कोई दिक्कत हुआ? इट्स इजी, अरे वाह आप No, लिख sir. रहे हो। हमें सिंपली सब्स्टिट्यूट वैल्यू करना है, बाकी क्या इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ कुछ खास नहीं है, इसलिए आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप ये मत समझना कि कोई और बता रहा है तो फिर मैं कैसे पूछूं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछेंगे, इसलिए तो मैं पूछा कि किसका यहाँ पे बैकग्राउंड है और किसका नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू अभी सर, थैंक यू। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या है ना कि क्लास का टाइम हो चुका है और मुझे भी अब क्लास को वाइंड अप करना होगा, तो आज के लिए सर, हाँ जो पीडीएफ हाँ मैं आपको पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। एक्चुअली मैंने जो रिकॉर्डेड सेशन डाला था ना, तो मैंने ये सोच के डाला था कि आप लोग क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है कि नहीं है, तो मैंने ये सोच के डाला था कि मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे उसको पढ़ा दिया था, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया था, तो शायद इस कारण से आपको समझ नहीं आया होगा। अभी आप बताएं कि जो भी मैंने आपको समझाया इसमें कहीं एक पॉइंट भी आपको ऐसा लगा कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आया हो? अगर अभी भी आपको लग रहा है तो आप सर बताएं। समझ आया? किसी को इतने बच्चे अभी जो भी क्लास ले रहे हैं इसमें किसी बच्चे को एक भी अगर डाउट रहेगा तो मैं पूरे चीज को फिर से समझाऊंगा। आप ये बताएंगे किसी को कहीं भी कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं अभी। No, sir. सर आप पीडीएफ डाल देना सर। हाँ मैं पीडीएफ डाल दूंगा, इसका रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर और हाँ, एक बोलिए तब हम बोलिए सर बोलिए। एक रिक्वेस्ट है सर, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इकोनॉमिक्स है हाँ जो भी टॉपिक आप सर पढ़ाओगे ये थोड़ा डेप्थ में पढ़ाना है सर, बिल्कुल मैं आपको डेप्थ में ही क्योंकि पढ़ाऊंगा। क्योंकि एसएसआर भी जो है सिविल हाँ सिलेक्शन बोर्ड जो है हाँ ये डेप्थ में पूछते हैं। बिल्कुल, इसलिए तो मैं आपको बोला, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी बोला है कि मैंने आपका जो पेपर देखा लास्ट ईयर का, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो टफ क्वेश्चंस थे, वो यूटिलिटी वगैरह इन सब कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन थे। ये सारा पता है, ये सारा कंज्यूमर बिहेवियर पे क्वेश्चंस पूछा गया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस कंज्यूमर बिहेवियर पे क्वेश्चंस है। मैंने आपका पेपर देखा है, इसलिए मैं आपको उसको पूरे डेप्थ में ही पढ़ाऊंगा। और आपको लग नहीं रहा है कि ये सब चीज मैं आपको कितना डिटेल में ये सब चीज पढ़ा रहा हूँ? इक्वेशंस वगैरह जल्दी लोग स्किप कर देते हैं, और मैं जो भी यस प्रोवाइड सर, करूंगा ये आपको मैं पूरा हैंड रिटन नोट्स अपना प्रोवाइड करूंगा। तो आपको इसका टेंशन लेना ही नहीं है Thank कि you, मैं sir. आपको डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा। आपको एक एक मुदस्सिर चीज। साहब, हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था? हुकुम हुकुम। भाई सर मुझे लग रहा है ये मुदस्सिर बोल रहा है जी। हाँ सर, हाँ सर, तो आप ही बोल रहे हो ना सर? हाँ सर। अच्छा हाँ ठीक है। आप तो हो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, आप इन सर से अच्छे से ये मशवरा करके डेप्थ में इनको सर एक्चुअली बोलना सर आई हैव परस्यूड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द ओके यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जैसे इस बातें ने बजाया। ओके ओके सर वंडरफुल। एक्चुअली जब मैंने पेपर देखा अकाउंट असिस्टेंट का हम्म। तो वो बहुत मतलब लेवल में गए उसमें थे। हाँ बहुत लेवल सबसे पे गए सबसे थे। इम्पोर्टेंट सर सबसे इम्पोर्टेंट जो है, उसमें तो मैंने सपोज ये भी लाभ देखा है डिमांड जो है कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ या करो करो का नेचर क्या है, ये यस यही इम्पोर्टेंट समझा चीज है। यस, कर्व का नेचर क्या है इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही बोल रहे हो ये आप। आते हैं सर, ये हाँ इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाँ अच्छा इनपुट्स वगैरह ये सब कुछ आता है इसमें। बिल्कुल। मैं आपको उसी तरीके से मैं आपको मैंने तो ये भी देखा है कि आपके पेपर में ये सब पूछ रखा है, संक कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता संक है। कॉस्ट, और यस संक और कॉस्ट उन्होंने Cost. यस और ये सब जो है ना, ये सब थोड़ा सा अकाउंट्स का पोर्शन है, बट मैंने जब आपका पेपर देखा तो मैं उसको भी आपके नोट्स में कवर कर दूंगा, आपको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
मैं बिल्कुल आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप ये देख रहे हो, ये सारा मैं आपको ग्राफ, ये सब कुछ मैं आपको ग्राफ वगैरह पढ़ा रहा हूँ, और आप देखोगे तो मैं हर चीज का यहाँ पे ये देखो। यस सर, इकोनॉमिक्स में ग्राफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और Yes. एग्जांपल के साथ, एग्जांपल यस, भी बहुत एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट साथ, बिल्कुल। ये आप ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ाने से जस्ट पहले मैंने आपको ये ग्राफ बताया कि कैसे डिमांड कर्व पे ही आप अप डाउन करें। ऐसे बिल्कुल इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, ये सब हाँ, कुछ ये इसमें पढ़ाना अरे चाहिए। बिल्कुल, आप यही तो देखो, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, देखो इस पे मैंने क्वेश्चन भी करा रखा है, ये देखो। यस सर, थैंक यू। देखिए, एक मिनट आप देख लीजिए, देखिए एक एक केस मैंने लिया है कि प्राइस इलास्टिसिटी, कैसे डिमांड और प्राइस के बीच में डिफरेंस होगा। इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो प्राइस PDF नोट्स इलास्टिसिटी क्या पढ़ेंगे होगा? ना तो इसके बाद ही मालूम चलेगा। सॉरी सर, मैं बोल रहा हूँ कि जब हम नोट्स पढ़ेंगे इसके बाद ही मालूम चलेगा कि कितना ग्राफ हुआ है, हम कितना समझ पाए हैं। यस सर, यस। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि तो आप जब सर नोट्स इसमें जो पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आते हैं आपको वो हमें वो एक दो क्वेश्चन बता देगा कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल, मैं अपने आपको अभी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया ना कि एक आपको जैसे ऐसे कर्व दे दिया जाएगा और इस कर्व में एक पॉइंट दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन सा पॉइंट है, तो उस टाइम पे आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बता ही नहीं पाओगे कि अनअटेनेबल पॉइंट है कि इनसफिशिएंट सर पॉइंट ये है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना सर, हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसमें सिर्फ फिर एग्जांपल में बताना, इसमें मैं मतलब अगर यूनिट इसमें मैं यूनिट आपको, यूनिट इलास्टिक है तो कौन सी हाँ कमोडिटी यूनिट बिल्कुल इलास्टिक बिल्कुल में आती है। बिल्कुल, मैं सब कुछ जबकि बताऊंगा एसएसआर आपको। भी यही पूछते हैं, एसएसआर भी वहां पे ये हाँ नहीं पूछेंगे यूनिट इलास्टिक क्या है, वो एग्जांपल ढूंढेंगे, ये वहां पे पुट बिल्कुल, करेंगे। मैं इसके साथ आपको एग्जाम्पल भी आपको ऐड कर दूंगा, और एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये पता है ये एग्जाम्पल कब पूछते हैं? ये आपको जो एग्जाम्पल आता है ना, ये जनरली इनकम इलास्टिसिटी के केस में एग्जाम्पल पूछते हैं, क्योंकि वहां पे जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है ना, वो इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। यस सर, यस सर। तो मैं आपको, अगर उसका नोट्स मैंने भी अपलोड नहीं किया है, आपको मैं वो दिखाऊंगा, तो उसमें मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ ही लिख रखा है। मुझे मुझे पता और है। सर बहुत ये हमारे हम जो स्टूडेंट्स हैं इस पे सर, हमें हम्म, भी बताइए माइक्रो एंड मैक्रो का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ये पता होना चाहिए सर। माइक्रो का कौन है और मैक्रो का कौन है, ठीक हर है, एक को पता होना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, एकदम पता होना चाहिए। आप बताओ, आप एक एक काम माइक्रो का करो। हाँ, माइक्रो का आप माइक्रो बताओ। का एडम स्मिथ। हाँ, एडम स्मिथ हाँ, और और भी लॉर्ड एक मिनट, एक साइमन मिनट, सैमुअलसन। एक मिनट, आप ये बताओ कि माइक्रो का जब आप बता रहे हो तो उससे रिलेटेड आप मुझे एक दो नाम, तीन चार नाम आप और बताओ माइक्रो में। जेबी से का नाम क्या सुना है सर? आपने? जी सर। जेबी से, सेज लॉ, हाँ, सेज लॉ, यस सर। डेविड रिकार्डो का नाम सुना है? जैसे प्रोफेसर रिकॉर्डियो रबर्टसन का नाम है, रिकॉर्डियो है, जेबी से क्या बोले थे? एवंस डेविड रिकॉर्डियो है। जेबी से क्या बोले थे? वो तो हमें मालूम कहाँ से होगा, वो क्या अच्छा बोलेंगे। अरे नहीं, जो जो बोल रहे हैं ना कि मैंने सुना है, वही बोल रहे हैं। जेबी से क्या उधर से बोले? साहब को मालूम होगा वो जेबी से क्या बोले हैं। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ओन डिमांड, ये जेबीसी का फेमस यस वाक्य सर, यस है सर, जो राइट। पता होना चाहिए। डेविड रिकार्डो, जेबीसी, एडम स्मिथ। अच्छा, ये बताओ कि आपने पूछा मैक्रो में कौन फादर, किसको कंसीडर किया जाता है? और ये मैक्रो रैगर का ओरिजिन फ्रैंचाइज, कब हुआ था? मैक्रो का रैगर फ्रैंचाइज। किस कौन ओरिजिन किया था फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? ओरिजिन जी कब सर, हुआ था? ओरिजिन कब हुआ था? मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रो का, हाँ मैक्रो का। ओरिजिन सर मुझे याद नहीं आ रहा है। 1870 शायद सर इसका टाइम था। नहीं, देखिए और आपने जो बताया ना नहीं, मैक्रो, 1936 में जब ये ग्रेट एडम डिप्रेशन स्मिथ ना, ने इसके बाद जब जॉन मेनार्ड कीन्स आए हाँ थे, सर, हाँ उस सर, टाइम यस, पे इनका 1936। ओरिजिन हुआ था, और जो जॉन मेनार्ड कीन्स है, इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता मैक्रो है। इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये यस सर, एमएस कब केनीज। आया था? ये ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे आया था। ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 31 वाला जो कॉन्सेप्ट आया था, उस टाइम पे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इनका सारा का थ्योरी फेल कर दिया था। इनफैक्ट जेबीसी का भी जो थ्योरी था वो फेल हो चुका था। इसके बाद यस पीगू सर, आए थे, पीगू ने अपना कुछ
पॉइंट्स रखा था, बट उसको भी जॉन मेनार्ड कीन्स ने कैंसिल किया था, और उसके बाद उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मस्ट टू फिक्स द मार्केट फेलियर, और यहीं से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का शुरुआत हुआ था, और इसलिए जॉन मेनार्ड कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। Yes, sir, that's right. सर बहुत सारे बुकों पर लिखा है सैमुअलसन। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, नहीं, सैमुअलसन राइट आंसर जेम केनी। जैम केनी से इसने एक बुक दी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड मनी। नहीं वो मुझे मालूम है, मेरी बात सुन सर जी, सैमुअलसन है ना, लॉर्ड सैमुअलसन। हाँ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वही कहलाता है, मैक्रो नहीं, इसके इकोनॉमिक्स। दो हैं। इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। आप गूगल भी कीजिए सर, चेक आंसर भी दिखा रहा है, और मेरे पास बुक भी एक है, एचएल ओहोजा। देखिए, हाँ, सैमुअलसन का जो आप बात कर रहे हैं, पॉल सैमुअलसन का जो आप बात कर रहे हैं या ना, इन्होंने वो जो ये एक्चुअली 1970 में ये नोबेल प्राइज जीते थे। जी सर। ठीक है, और इसके कारण से इनको बोला जाता है, बट एक्चुअली जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ना जॉन मेनार्ड कीन्स को ही कंसीडर किया जाता है। केनीज आता है, केनीज इज द राइट आंसर। क्योंकि केन्स, ये जो कीन्स थे ना, इनके कारण ही ये ओरिजिन हुआ था। इन्होंने जो पीगू थे, जेबी से थे ना, इन सब को जब लोगों ने क्वेश्चन किया ना ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे क्या हुआ था ना कि जब ये बोलते थे ना कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और वहां पे क्या था ना कि डिमांड ही खत्म हो गया था। तो जब लोगों ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन किया था ना, तो आए थे, पीगू ने बहुत नया नया अपना चीज बताया था, बट उस सब को जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्या किया था, कैंसिल किया था, और सब कैंसिल करने के बाद उन्होंने नए नए तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ओरिजिन किया था। इसीलिए जॉन मेनार्ड कीन्स को ही फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनको जो नोबेल प्राइज मिला था ना 1970 में, किसी किसी बुक में इनको कंसिडर करते हैं, बट रियल आंसर जो होगा ना आपको, वो जॉन मेनार्ड कीन्स ही होगा। यस सर। ओके, यस सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। और ये जो मैक्रो है ना, ये जनरली जो उनको जो आप पॉल सैमुअलसन का बात कर रहे हो ना, ये जनरली वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के नाम पे उनको जाना जाता है। जी सर। जनरली मैक्रो का जब भी बात आएगा ना, तो ये कीन्स का होगा। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट में क्योंकि इनको देखो ना, आपके कितना लेट में इनको 1970 के आसपास इनको मिला था। ठीक है, बट सर अगर वहां पर ऑप्शन आया मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन सा फादर है, तो हाँ, तब आप बोल सैमुअलसन सकते हो, है। हाँ सैमुअलसन है। बट अगर मैक्रो का बात आया सैमुअलसन। ना, तो मैक्रो इज ऑलवेज रिलेटेड टू जॉन मेनार्ड, क्योंकि ओरिजिन यहीं से हुआ था। जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया था ना, तो इनका ओरिजिन यहीं से हुआ था। 1930 में, या 1929। हाँ 1929 में जब ग्रेट 30, डिप्रेशन 90। आया। हाँ, जो जी, जी। स्ट्रीट वॉल क्रैश हुआ था, यूएस वाला जो, हाँ, हाउसिंग हाँ, फाइनेंसिंग कुछ यस यस प्रॉब्लम यस थी। यस। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। आप ये देखो, आपने बोला कि इनकम इलास्टिसिटी का आप एग्जांपल, मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल दूंगा। आप ये देख रहे हो कि मैं एक एक केस को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक एक ग्राफ को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये भी बता रहा हूँ कि डेल्टा पी आपका लेस है और डेल्टा क्यू आपका ग्रेटर है, तो ये इलास्टिक है। जब डेल्टा पी और डेल्टा क्यू इक्वल है, तो वो यूनिट इलास्टिक है। मैं ये सब कुछ एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं कुछ भी आपका मिस नहीं करने वाला हूँ, इसलिए आप इसके टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर ले। नोट्स पढ़ के ही बोलेंगे सर। नोट्स पढ़ के, अच्छा ठीक है, आप नोट्स पढ़ के बताना। अगर कोई भी डाउट होता है, आप व्हाट्सएप से भी मेरे से पूछ सकते हैं। सर इसमें आप बताइए कौन सी बुक बेहतर रहेगी इसमें, जिससे सारे डाउट्स क्लियर होंगे सर। देखिए, बुक्स के अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, तो मैं आपको ये बोलूंगा, मैं जो भी आपको अपना नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, आप उसको पढ़ो। उसके बाद आप क्या करना कि जो भी आपका पास्ट ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है ना, उस क्वेश्चन पेपर को आप लगाना। नहीं सर, फिर भी बुक कोई अच्छी सी बता सर। क्योंकि मैं जो खुद ही क्या इकोनॉमिक्स करता हूँ, बैकग्राउंड से होगा उसको बुक समझ में कहाँ से आ जाएगी? ये तो उसी को आ जाएगी जो जिनका इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, ये जो भी मेरे जो नोट्स बना रहा हूँ ना, ये मैं खुद ही 3-4 बुक्स को रेफर करके ये सारे नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, इसके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे माइक्रो अलग, मैक्रो अलग है, पब्लिक इकोनॉमिक्स अलग है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स अलग है। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट तो है। मैं आपको खुद ही सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आप इतने जगह भटकोगे, 3-4 बुक को पढ़ोगे, इससे अच्छा है कि आप नोट्स पढ़ो ना। नोट्स आप पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और इस नोट्स में जिस भी लाइन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप मेरे से आके पूछो, समझो। अगर जो भी लाइन में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको सब कुछ को क्लियर करूंगा। अब आप देखना, मेरे नोट्स में एक भी चीज मैं मिस नहीं करता हूँ। छोटा थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे रिवाइज करने में भी आपके पास ऐसा ना हो कि बहुत मोटा सा नोट्स हो जाए, आप उसको रिवाइज भी नहीं कर पा रहे।
तो इसलिए मैं Thank you, थोड़ा sir. थोड़ा सा लिखता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप ये पढ़ लिया इलास्टिसिटी के केस में कि PED प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे अगर आपने देख लिया कि डेल्टा P इज लेस देन डेल्टा Q इलास्टिक, अगर आपको ये ग्राफ ये सर समझ आ बहुत गया है बड़ा ना, टॉपिक है तो सर। आपके एग्जाम में ये चीज क्लियर हो जाएगा और आपको याद रहेगा। अब इसी को मैं बहुत इलेबोरेट करके नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा हूँ कि देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ PED क्या है, 2 है। इसको मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे आप ये देखोगे तो इसको मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ भी मैंने इसको बताया है कि अगर सर जब डिमांड आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ोगे सर, तो इसमें ज्यादा ये डेप्थ में जाना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इसी में ही कंफर्म। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं इससे स्टार्ट भी किया हूँ, क्योंकि आपका जो सिलेबस जो दे रखा है उसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका जो दे रखा है कि फिस्कल पॉलिसी वगैरह, जीडीपी, फिस्कल पॉलिसी। बट जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से पेपर आया है, उस पेपर में आप देखोगे तो जनरली जो क्वेश्चन आया है वो माइक्रो पे ज्यादा फोकस्ड है, और माइक्रो में भी सबसे Yes. पहले जो स्टार्ट होता है वो डिमांड एनालिसिस का ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। यही आपका बेस डिमांड क्रिएट एनालिसिस, करता है। ठीक। यस, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस, इसी से आपका बेस क्रिएट होता है। तो मैं Yes, sir, yes, sir. इसलिए आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। अब आप बताओ, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं सर। ऑल ओके? Yes sir, yes sir. Thank you, sir. Okay. Thank you guys. Thank you for joining. Thank you very Good much, night sir. and Okay, happy New good Year night. in advance. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Bye.